तो लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कोड कैसे कंपाइल होता है, जावा का कोड कैसे कंपाइल होता है, हाउ जावा कोड कंपाइल्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मेनली फ्रॉम सी प्लस प्लस, that how code compiles they either they are directly executable or not executable. Okay, so in the last lecture we have all discussed these things, compare it with other programming languages. So and also we have learned about Java program structure, that how when we write code in while development and application, there are certain things which comes out while writing codes. That is package statement, code, class declaration methods. These are the called as the basic structure for Java program, and how these help us to build our application or write code in very uh, elegant manner. Okay, so all these things we have discussed. Today lectures we will be discussing about the JDK, JVM, and JRE. After which we will be discussing Java identifiers. What are the identifiers? How we write code using mainly how we uh, name the class, especially use camel case convention, whatever, and some reserved keyword we will be discussing later in this video. Okay, so starting from JDK, that what is JDK, JVM, and JRE. Okay? These are the internals of Java program, which should be learned before entering into the basic concept of Java. Okay, JDK is known as, these are the tools. Okay, right? Like if we have to install any uh, application, so we have to first install its .exe file, है ना, which contains some of the operations, some of the file that contains its operation. Okay, so like in Java program, these are the executable files, okay, which help in to execute our Java code to run Java code on a machine. Okay, so JDK is known as Java Development Kit. ठीक है, Java Development Kit. Okay, JVM is known as Java Virtual Machine, while JR is known as Java Runtime Environment. Okay, okay, environment are important for understanding Java. ठीक है? तो अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो जब भी हम लोग को जावा इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पीसी में, अपने कंप्यूटर में, जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं और वी हैव टू रन जावा एप्लीकेशन, तो हम लोग को इन तीनों तीनों चीजों की जरूरत है। ठीक है, तो ये होता क्या है, जैसे कि अगर कोई को बोला कि जावा का फाइल डाउनलोड करो, मतलब M2 से जावा को रन करो, तो आपको एक किट का जरूरत पड़ता है जिसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जेडीके एक ऐसा किट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जावा को रन। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंट देता है, ठीक है, टू आवर जावा कोड, कि वो रन कर सके। जेवीएम फिर क्या होता है,
जेवीएम क्या होता है, जेवीएम में सारे लाइब्रेरीज रखे रहते हैं, पहले से जो भी इनबिल्ट लाइब्रेरी है वो रखे रहते हैं। इसमें क्लासेस जो लाइब्रेरी में होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इसमें रहते हैं, ठीक है, जो कि रन कराने में हेल्प करते हैं जावा के कोड को, ठीक है। तो और उसके साथ क्या, जेवीएम के साथ जेआरई आएगा, ठीक है। जे मतलब जेवीएम कंसिस्ट ऑफ जेआरई एंड लाइब्रेरीज, ऐसे कह सकते हैं। फिर तो जेडीके को सर क्या कह सकते हैं, तो जेडीके को कह सकते हैं कि जेडीके प्रोवाइड द एनवायरनमेंट टू रन जावा कोड विच कंसिस्ट ऑफ जेवीएम एंड जेआरई बोथ, ठीक है। तो सर फिर जेआरई क्या हुआ, तो जेआरई का काम क्या होता है, सॉरी आई मीन से जे जेवीएम का काम क्या होता है, जेवीएम क्या करता है, बाइट कोड को रीड करता है, ठीक है। जेवीएम बाइट कोड को रीड करता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे भी थे, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे जेवीएम रहता है, ठीक है। जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट दिस कोड ऑन वॉट एवर द प्लेटफॉर्म इट इज, ठीक है। तो जेवीएम का काम क्या होता है, जो बाइट कोड होता है बाइट कोड को रन कराने में वो हेल्प करता है, ये जेवीएम का काम हो गया, ठीक है। और फिर जेडीके का काम क्या होगा, जेडीके एक ऐसा पूरा खुद में एक किट है, ठीक है, कि हम अगर जेडीके डाउनलोड करते हैं उसमें जेवीएम और जेआरई दोनों रहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जावा कोड को रन करने, तो ठीक है। तो सर तो फिर जेआरई क्या होता है, तो जेआरई वही होता है जो मैंने अभी जेवीएम के बारे में कह दिया था गलती से। GRE is responsible to run code with the which consist of libraries, components, and classes. They are they are known as JRE, Java Runtime Environment. नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक एनवायरनमेंट दे रहा है जावा को, जो कि वो कोड रन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जेडीके कंसिस्ट ऑफ जेवीएम प्लस जेआरई, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये क्या करेगा, ये तो ये क्या करेगा, हेल्प्स जावा कोड, हेल्प जावा कोड टू रन एनवायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से कर दिया जाए तो बेटर। बात ये जीआरई का काम क्या होता है, फिर व्हाट इज द वर्क ऑफ जीआरई, जीआरई कंसिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है, जावा लाइब्रेरीज को कंसिस्ट करता है, और इसमें कंपोनेंट होते हैं या फिर क्लासेस रहते हैं, ठीक है, ये होता है। जेवीएम में क्या होता है, जेवीएम क्या करता है, ये रीड करता है, इट रीड्स द बाइट कोड, it reads the bytecode and translate into machine code, which gives final output. Okay. Okay. I have done a major mistake, that is okay. मुझे लग रहा था मैं इसका गलत टाइम पे, ठीक है। जीआरई जीआरई खुद में जेवीएम को कंसिस्ट करता है, ठीक है। जीआरई खुद में जेवीएम को कंसिस्ट करता है, ठीक है। सॉरी, है ना, तो फिर क्या होगा, जेवीएम क्या करेगा, सॉरी जेआरई क्या करेगा, जेआरई करेगा कंसिस्ट विथ, जीआरई क्या कंसिस्ट करेगा, कंटेन जेवीएम, ये खुद में जेवीएम भी रखेगा, ठीक है। सो आई वांट टू रिपीट दिस वंस मोर, कि आपके पास जेडीके है, ठीक है, जेडीके है, तो जेडीके इज have JDK is kit itself which is responsible to the full execution
how we code the right code in Java using .java file. It compiles into dot class file. Okay, and how it responsible to execute another operating system using JVM. तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जेडीके के पास होगा। तो हम भी जब भी डाउनलोड करने जाते हैं किसी वेबसाइट से, सॉरी ऑरेकल के वेबसाइट से जावा के लिए कि मेरा जो पीसी है उसको एक एनवायरनमेंट मिले जिससे कि हम जावा कोड को रन कर पाए, तो वो जेडीके हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि यू कैन डू इट for the installation of JDK. ठीक है, we have different version of JDK, that is 1.0, 2.0, after that many versions, and recently we have 17, 18, 21. Okay, like this we have JDK version. Okay, it consists of JRE and JVM. JRE consists of JVM itself, and JRE is responsible because it consists of libraries, component, and classes. After which we have JVM. JVM is responsible to execute the bytecode that is run on the operating system on which we want to run our bytecode, right? So this is the application of JDK, JRE, and JVM. So we have the flow diagram at how a Java code run, which we have discussed earlier, that how .java code compiles into bytecode. JVM responsible here, and responsible to execute this code into whatever the operating system is required. Okay, so we have learned the basic, all we have completed all the basic of Java. It is JVM, JDK, JRE workflow. Moving to what we have, Java identifier. Okay, Java identifiers. What is the application of Java identifier, or what is Java identifier? So let me give an example. If you are in your home and you are in a school, you are identified as a human being, but you have much name which is used to call by your parents and your friends. Your name is Syam, and your name is Siddhant in your classes and coaching. So when someone called Syam, you get to know that someone is calling me, and when you call Siddhant and whatever your name, you will get to know that you are in class or in coaching. Okay, so and you will be uh, ran out to get the person who had called you. So this is the main functionality of identifier, that it gives the identity to Java. ठीक है? Whenever you write the code, some of the specific words identifiers are there on which we identify that these codes are of Java. ठीक है? So what are the identifiers? So identifiers are the name that is given to the classes, method, and interfaces while you write Java, right? So what is the identifier? Identifier Identifier are names that are given to class, variable, methods, and interface. So these are the identifiers. When we call any identifier as a Java identifier, these are the methods through which we get to know that these are the identifiers, right? So uh, okay, so we have some rules. Okay, we have some rules on which we will be judging that these are the Java code. Okay, so first we use camel convention. We use camel convention. Hope you, I hope that you people must saw uh, camel. Camel consists of a large body with a huge hood-like structure on its back, right? So whenever we get to know that he or she is a camel, uh, so what we learn from here, that we use camel. Okay, camel signifies that whenever we write any Java code or name any class, we used to write such in such a way that just like we have to name a class, that is car name. So mainly people used to name like that, like this car name. But in Java, this is not. It is okay to written, but
if you want to write it in camel case convention or whatever the proper convention is used, you have to much write like this car name, because it consists of two things. What? That is car and name, right? So camel convention says whenever you have to write any classes, or we name any we have to name any of the class, so we have to first write the name using small letter end of a word, and whatever the second name starts, it starts with the capital letter. The first letter will be capital of the second word. So this is the proper way of give the name of any class method to Java. Okay, so this is the camel convention. The proper use of camel convention is what? Whenever we have to write any uh, we have to rewrite any name of the class, we have to first give the small letter to the first of the word and capital letter of the second of the word. It glorify the name of the class also. So this helps to us to know that this is the camel convention in Java. Okay. So moving forward, we have start with, like we have to start name of method, interface, or function or class. So we have some rule. First rule is camel convention, and second is we have to start with. So some of the people want to start the name of class with hashtag, that is symbol, that is dollar, that is percentage, okay, and star, asterisk, at the rate. These are not allowed. Okay, these are not allowed while starting and while naming a class in the starting. Okay, these are not allowed. So can we write numbers 7, 9, 8, 4 like like that? No, these are also not allowed. These are also not allowed. So what is allowed? So we have to only use small letter, capital letter, sorry, capital letter, small letter, okay, and none of these symbols are allowed. Only these are allowed. Okay. So we have to start only with the letters, not with any symbol, any Roman number, any digits. These are not allowed in Java while we used to rewrite or rename the. Okay. Another thing is we have to use another thing is case sensitive. Java is case sensitive. As you know, I don't know about many languages, but some of the languages are case sensitive. Okay, uh, not aware with all the languages, but I can say that Java is case sensitive. If we try to name or we have to just rename any class, and we use like this Java and Java. We have two class, okay, and we have to give the name of the class. So these two names, that one start with small j and another start with capital J. These two carry different meanings. When we put it into any class, any methods, these two has their two different significant meaning. Okay? So Java is case sensitive. It not impact much here, but when we go to library and we have to import any library and use, just like I have to import a scanner class, import java dot util dot scanner. Okay, util dot scanner. We have to import this package, and some people used to write when they firstly go to classes and write code. They used to write like this java dot util, okay, dot scanner. Okay, so you get to know two different meaning here. Here S is capital, okay, and here S is small. And when you try to import from this statement, you gonna and throw an error.
you're gonna throw an error here because Java is case sensitive. You mean that case is related to something which is start with capital letter or small letter, or in which case this statement carries a invalid word, that is scanner, which starts with a small letter. That's why we do not able to import this statement. So we have to very aware while writing the code, because many of the classes are already written there which are case sensitive, and if here both statement signifies the same meaning, but a small mistake can hamper your all the code. So this is the very important point where you get to know that how a small mistake can make a code all bad to you. So this is the Java identifier. And one more thing, we have some reserved keyword. What are the reserved keyword? When you walk in any auditorium which is already occupied or already occupied with a VIP person, you get to know that some of the chairs in front of the auditorium are get vacant, or some of the chairs are vacant for VIP people. Their stickers are just uploaded there, and we have to go and sit on that chair which are not allowed to sit for the reserved one. Okay, like we have the data types which is int, float, okay, uh, okay, class, public. These are reserved by Java in earlier days, so these are not used as a variable. Some of the people just go and if they want to write if they want to declare any number which is in decimal, so they just think of these are float numbers, and just write int float in place of a decimal or whatever. These are the variable. Okay, these are the variable, but here it is not allowed. Why why these are not allowed? Because these are the reserved keyword by Java. Okay, so we do not use, or we are not allowed to declare these type of word which are already reserved. Okay, so these are not allowed in Java. So reserved keyword, we can also say, what we can say, that reserved keyword are not allowed to declare any variable. Okay, so these are important point of Java identifier. These are the special case or special type where we are aware of writing a Java code in the, because we have to make code not only uh, logic, full of logic, but also we have to make it more attractive. Okay, so for make it attractive, we have to use the proper convention before writing the code, that it starts with letters, not with numbers or symbols. The naming of the Java should be in a camel convention, means every letter starts with capital small and followed by capital letter of another word. Case sensitive is not allowed. We have to use different type of case when we import a statement. Okay, so if we write a small case convention, it gonna throw an error. We have some reserved keyword which are not allowed in Java to declare any variable. So these are important points where are uh, we are aware, should be aware while writing a code. We have learned about JDK, what is JDK, JVM, and JRE. Okay,
So these are the important points we have to understand. Okay, so let's moving to what we have data types. Okay, let me open that. Yeah, so what is uh, I have already taught in this in your last classes. In I think we have taken the class 3 days ago about this. Okay, so what is data type? Data type क्या होता है? So when just think of you are gonna your father told that go and bring a glass of water. Okay, and your grandfather says go and bring 1 liter of milk in uh, that in a container. Okay, let's understand the context. Your father says get a glass of water, and your grandfather says get a 1 liter of milk. You should get to know where that 1 liter is important. Why? Why 1 liter is important? Because you have to hold that 1 liter in a glass. Means you have you want to know a glass. Which type of glass? Which contains a 1 liter. Okay. Let me more explore it. So you have to give two contexts here. One is that you have to bring a glass of water, and one which is told by your grandfather that bring 1 liter of milk. So you get to know that we have to bring that 1 liter in a container. What type of container? Which contains 1 liter of milk in itself. Here data types comes out and told us that this 1 liter context is data type. Then what is data type? Data type is a data type is a kind of data. Sorry, data type. What is data type? Data type can be defined the kind of data which holds the variable. Okay. Data type are the kind of data which holds the variable. What are the variable? Variable are the container. Variable are the container in which we store the data type. Right. तो डेटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये बता देते हैं. डेटा टाइप इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपने छोटे पैकेट में बैठेंगे, मान लेते हैं कि सम ऑफ द पीपल गेट अ चांसेस टू सिट ऑन अ प्लेसमेंट लाइक टीसीएस, विप्रो, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा बूलियन डेटा टाइप है या फिर इंटीजर है या बाइट शॉर्ट इंट है, ये कितना कितना स्टोर कर पाते हैं. ठीक है ना, मतलब हर एक चीज की क्वांटिटी होती है. लाइक इफ यू आर if you are going to going to buy a bottle of Pepsi, तो आपको पता होना चाहिए कि यू हैव टू बाय 750 लीटर और 1 लीटर. ओके, और वो कैसे डिसाइड होगा? आपके पैसे से. आपके पास अगर 40 रुपीज है तो आपको 750 ml वाला लेंगे. इफ यू हैव 100 रुपीज यू देन यू गेट टू नो कि आपको 1 लीटर वाला आपको लेना है पेप्सी. ओके, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि डेटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है. तो डेटा टाइप क्या करता है? ये उस टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है. सॉरी, ये वैसा डेटा है जो कि वेरिएबल को स्टोर करता हो. ठीक है, वेरिएबल को स्टोर क्यों करेंगे, क्यों हमको जरूरत पड़ेगा? मान लेते हैं कि वी हैव सम केसेस लाइक वी हैव टू स्टोर 7. ठीक है, वी हैव टू स्टोर एज राम. ठीक है, इसको स्टोर करना तो आपको एक तरीका लगेगा स्टोर करने का. वो आप कैसे स्टोर करेंगे? आप केस में ग्रैंडफादर के केस में क्या कर रहे थे? आप एक वैसा कंटेनर ढूंढ रहे थे जो कि उसकी कैपेसिटी को ओवरकम कर सके. ठीक है, तो वो ओवरकम करने के लिए आपको एक डेटा टाइप पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो वो डेटा टाइप आप खोज के लाएंगे. अब कहाँ से लाएंगे? तो आप पढ़ेंगे तो जानेंगे. ठीक है, तो किसी भी डेटा टाइप को समझने के लिए उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी है. क्या? पहला पहला चीज कि वो एक तो वैल्यू स्टोर करेगा.
ठीक है, वो एक वैल्यू स्टोर करता है होगा। दूसरा कि उसका साइज कितना होगा। ठीक है, वैल्यू स्टोर कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर साइज स्टोर, कितना साइज उसका फिक्स है स्टोर करने का, ठीक है। उसका रेंज क्या है। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है वेन एवर वी गो एंड लर्न अबाउट डेटा टाइप। ठीक है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें डेटा टाइप में क्या होता है, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव वैसा डेटा टाइप है जिसके पास की एक वैल्यू होता हो। ठीक है, एक फिक्स साइज होता हो और फिक्स रेंज होता हो। ठीक। और नॉन प्रिमिटिव, हाँ, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव वो होता है जो कि वैल्यू स्टोर करता हो, यूजर से डिफाइन करता हो। यूजर इसको डिफाइन करे, इसके साइज को यूजर डिफाइन करे, और रेंज इसका फिक्स, या फिर रेंज भी, हाँ इसका रेंज, ये इसका टाइप ऑफ डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो प्रिमिटिव में यूजर को उसके साइज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। while in non primitive we have to give the we have to give what, we have to give the size by the user, that is non primitive. some of the people, आप लोग एरे यूज करते होंगे तो उसमें आप लोग पहले ऐसे डिक्लेयर करते होंगे कि इंट ए आर आर, है ना, इंट ए आर आर इज इक्वल टू न्यू ए आर आर, ऐसे करके, है ना। उसमें आप वो डिफाइन करते होंगे कि 5 साइज का होगा कि 6 साइज का होगा, ऐसे करके डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन कि हाउ primitive and non-primitive are differentiated on the basis of user definition, size definition by user. ओके, तो उसमें कुछ कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि अगर आप बूलियन है तो वो 1 बिट स्टोर कर सकता है, बाइट है तो 1 बाइट का होगा। ठीक है, सॉरी, साइज कितना होगा, तो बूलियन का 1 बिट होगा, बाइट का 1 बाइट होगा, शॉर्ट का 2 बाइट होगा, इंट का 4 होता है, लॉन्ग का 8, फ्लोट का 4, डबल का 8 और कैर का 2 होता है। ठीक है, इसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होता है। के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कहाँ से कहाँ तक डेटा स्टोर करता है। तो लेट से आपको बोला जाएगा कि आपके पास फोन नंबर है। ठीक है, आपके पास, आपको फोन नंबर स्टोर करना है, तो आप कौन सा चूज करेंगे। ठीक है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये सब बच्चे पढ़ लेते हैं कंट्रोल फ्लो, मजाक लगता है कि अरे क्या रोज रोज ये पढ़ा रहे हैं। तो लेट मी से कि अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि आपको फोन नंबर स्टोर करना है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल लेके आपको फोन नंबर स्टोर करना है, कौन सा डेटा टाइप चूज करेंगे वहां पे, जान पाएंगे। यू हैव दैट नॉलेज कि आपको विच डेटा टाइप इज सुटेबल टू स्टोर दैट फोन नंबर। तो आप कैसे जानेंगे, तो व्हेन यू आर इन लर्निंग फेज इन दैट इज, तो आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन सा डेटा टाइप 10 डिजिट को स्टोर कर सकता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या इंट इंट स्टोर कर सकता है। तो इंट का हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग का रेंज देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ दे सकता है, तो हम लोग इसमें स्टोर कर लेंगे। लेकिन एक मिनट, इंडियन फोन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 6 7 8 एंड 9, दीज आर दी 4 डिजिट। यूजुअली इंडियन फोन नंबर्स इससे स्टार्ट होते हैं। अब हमको ये बताइए इसके बाद 9 डिजिट लगेगा। ये तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, इंट का जो रेंज है ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे खत्म हो जा रहा है, -2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे खत्म हो जा रहा है, इसमें तो 6 7 8 9 है ही। अगर जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसको इंट में स्टोर करेंगे तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि इसको स्टोर किया जाएगा लॉन्ग में, इसको स्टोर किया जाएगा लॉन्ग में, लॉन्ग में सारे होल नंबर को स्टोर कर। ठीक है, सारे होल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर दी सिग्निफिकेंस कि आपको क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। तो ये सब, हाँ, एक ये 1 बाइट का, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 8 बिट में 1 बाइट होते हैं, ये कन्वर्जन याद रखें। जैसे कि 1 बाइट है तो 8 बिट हो गया, 2 बाइट है तो एट 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 इंटू टू आर 16। ठीक है, 8 इंटू 4 आर 32, एट एट आर 8 इंटू 8 आर 64। ठीक है, तो 1 8 बिट का 1 बाइट होते हैं।
ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है। सम ऑफ द स्काई वैल्यू वी हैव टू गेट टू नो दैट व्हाट द स्काई वैल्यूज। स्काई वैल्यूज आर दोज नंबर which contains the alphabetical order or alphabetical into integer number, like capital A is starting from 65 and ends with 90 with Z as a letter, and small start with 97 that ends with 122 as a small Z or Z, whatever you called it. है ना? So these are the sky value. ठीक है। What are the difference between char and string? String is class in Java. String is a class in Java. These are not any data type. ठीक है। ये खुद में क्लास है। ठीक है। और तो फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? तो लेट से कि आपको सिर्फ आपको एक स्टोर कराना है। मान ले कि आप एक तो मल्टीपल चॉइस ले रहे हैं। ठीक है। यू हैव टू जस्ट जस्ट टेक एन आउटपुट फ्रॉम योर यूजर। तो आपको एक ही लेना है। वाई में लेना है अगर वो वाई में लेना है अगर वो ट्रू होता है, और एफ में लेना है अगर वो फॉल्स होता है। ठीक है। तो आपको इसमें किस में स्टोर करना पड़ेगा? ये वाई किस में आप स्टोर करेंगे? ठीक है। एफ किस में स्टोर करेंगे? स्ट्रिंग में करेंगे? स्ट्रिंग में करेंगे या कैर में करेंगे? कैर में करेंगे। क्यों? क्योंकि कैर जो होता है वो कैर सिंगल अल्फाबेट को स्टोर करने में हेल्प करता है। व्यक्ति ध्यान रखेंगे ये सी स्मॉल ही होगा सबका, ये मेरा ऑटो करेक्ट हो जाता है बार बार। ठीक है। तो आप इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। तो कैरेक्टर क्या करता है? सिंगल अल्फाबेट कैरी करता है। और स्ट्रिंग क्या होता है? ये सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। मान लें कि आपको ट्रू ही स्टोर कराना है, यूजर से लेना है कि ट्रू होना चाहिए, तो हम इसको किस में स्टोर करेंगे? इसको स्टोर करेंगे स्ट्रिंग। इसको किस में स्टोर करेंगे? इसको करेंगे स्ट्रिंग। फॉल्स है तो किसको करेंगे? पूरे स्ट्रिंग को किसमें करेंगे? सॉरी, सेट ऑफ कैरेक्टर को किसको करेंगे? स्ट्रिंग में करेंगे। ठीक है। ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पे कोई ऑटो करेक्ट नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग एस कैपिटल रहेगा हमेशा। हाँ, और कैरेक्टर का सी छोटा रहेगा हमेशा। ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये सारा आज जो मैंने बताया, ये सारा डेटा टाइप के बारे में था, जेवीएम के बारे में था, जेडीके के बारे में था, और जावा आइडेंटिफायर्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं फिर हम लोग, तो देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। एक मिनट। हाँ, एक और चीज है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है ये भी देख लें। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि लेट से कि आपको को ए बी सी डी दिया है। ठीक है। ए बी सी डी दिया है। आप इसको किस में स्टोर करेंगे? आप इसको स्टोर करेंगे कैरेक्टर में। ठीक है। लेकिन अगर आप ए इस टर्म में स्टोर कर रहे हैं कि आपको कोई डिजिट स्टोर करना है, कोई इंटीजर स्टोर करना है, तो आप इंट में करेंगे। ठीक है। बी स्टोर करना है मान लें कि डेसिमल नंबर में, तो उसको फ्लोट में लेंगे। लेकिन क्या क्या अकेले आपको ये बता पाएंगे आप कि ये कौन सा वेरिएबल है, ये किस टाइप का वेरिएबल है? नहीं, नहीं बता पाएंगे। तो जब भी हम लोग मेथड पढ़ेंगे उसमें समझेंगे कि जब जैसे कि आप अगर सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो आप तो मेथड फंक्शन पढ़े होंगे, तो जो मैथ वहाँ फंक्शन होता है ये मेथड बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर इसको ऐसे बात करें कि वैसा वेरिएबल, वैसे वेरिएबल जो कि आउटसाइड दी मेथड आ जाएंगे। ठीक है। और इनसाइड दी क्लास होंगे, वो सारे इंस्टेंस वेरिएबल होंगे। और वो सारे वेरिएबल जो मेथड के अंदर होंगे सारे लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। There are two types of variable in Java, that is instance variable and local variable. Instance variable are those variable which is required to be in the class or inside the class but outside the method, or those variable which are inside the method only, these are the local variable. Let's say कि आपके पास ये एक कोड है, क्लास मेन इंट ए। इंट ए क्या बोल रहा है? क्लास के बाहर था, सॉरी मेथड के बाहर था, ये हमारा एक मेथड हो गया, मेथड के बाहर है और क्लास के अंदर है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है। और ये क्या है? ये पूरा मेथड है, ये मेथड के अंदर है, इनसाइड द मेथड मेथड है, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ तक होता है? इस इंस्टेंस वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है। अगर स्टैटिक क्लास है तो डायरेक्टली इन्वोक किया जा सकता है। और अगर तो ये कहाँ है? ये सारे पूरे पूरे कोड में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है वेरिएबल को। लेकिन इसको इसी मेथड के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं।
तो वेरिएबल पढ़ने का मतलब, टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि आप किस वेरिएबल को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम लोग समझते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल से समझते हैं कि कहाँ तक ये एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये सारा जो आज फंडामेंटल हम लोग सीखे, ये इंपॉर्टेंट था आपके डे टू डे लाइफ में। जब आप कोडिंग करेंगे तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम आएंगी, जो कि आज मैंने पढ़ाया है, ये आप पढ़ के हेल्प ले सकते हैं किसी भी डेवलपमेंट में एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी कोड को लिखने के लिए। ठीक है, बहुत बच्चे फंस जाते हैं इसी बात में कि वो मेथड में कोड लिख के, मेथड में वेरिएबल डिक्लेयर करके वो कहीं और एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप डीएसए भी करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जनरली, वो डीएसए चालू कर देते हैं एरे से, और ये सब पढ़ते नहीं है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, वो जब कोड लिखने जाएंगे तो वो कंफ्यूज जाते हैं, अरे ये तो एक्सेस ही नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू गेट टू नो कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं। सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेटिकल एरर इज मच मोर problematic that can ever produce problem. Okay, so आपको ये सब समझ लें। So these problems, these statements, these classes, these application and these definition are from my side। तब तक के लिए आप पढ़े, और these are not only important, आप खुद से जीएफजी पे जाए, जावा टी पॉइंट पे जाए, खुद ओरेकल का जो जावा का डॉक्यूमेंट है डॉक से पढ़ें। ठीक है, these are much important। हाँ, आपको ये सब आपको थोड़ी थोड़ी स्पार्क दे सकते हैं, बट when you get into deep dive, there are more things to explore। आप उसको जाके पढ़ें। Do not rely on these topics only, these definitions only, these examples only। Just go and read out all the document, and get on, not only read out, but get to understand what are the different things that we are required to know। ठीक है, ये सब आप पढ़ें।